آپ के दर्शक ये समझ लें कि ये एक सरकारी इदारा, अगर वहाँ कोई घोटाला था तो सरकार के लोगों ने किया है। जो सीईओ होता है, जो वहाँ के मुलाजिम होते हैं, वो लोग घपले करते हैं, पैसे लेकर के बिल्डिंग किसी और को दे दी। सारे जो वक्त प्रॉपर्टीज जो किराए वराए पे दी हुई हैं, उनमें ऐसे ही हो रहा है कि उनको ये अख्तियार नहीं है, रेंट कंट्रोल वाला मामला जो है उनको अख्तियार नहीं है कि हम मार्केट रेट पर हम जो है उसके किराए ले सकें, उसको नहीं है, अभी तक नहीं है। ये होना चाहिए था। सरकार भी लोगों को बेवकूफ बना रही है कि वक्फ बोर्ड जैसे मुसलमानों का इदारा है, मुसलमानों का नहीं है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ये वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 संसद के दोनों सदनों से पास, और संसद में जो बहस हुई हम सब ने देखा, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया, और उस ऑब्जर्वेशन को लेकर खास तौर से जो सत्ता पक्ष के लीडर्स हैं, चाहे किरण रिजिजू हो या फिर दिनेश शर्मा हो या तमाम इस तरह कई नेता, उपराष्ट्रपति तक, तरह तरह की उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि न्यायपालिका अपनी मर्यादा में रहे। बहरहाल मामला कोर्ट में लंबित है। कई एंगल से हमने इस पूरे इशू को समझने की कोशिश की, लेकिन अभी भी इसको लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, कंफ्यूजन लोगों में है और फैलाई भी जा रही। इसलिए इस एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड पहले है क्या, उसका इतिहास क्या है, उसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, और क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी कि उसमें संशोधन पार्लियामेंट को करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है। इसी विषय पर आज चर्चा होगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ जफरुल इस्लाम खान साहब हैं। एक बार हमने इजराइल को लेकर बात की थी इनके साथ। मल्टी लिंगुअल, मल्टी डायमेंशनल स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्टडीज के एक्सपर्ट है, कैम्ब्रिज से पीएचडी है, और तकरीबन 40 किताब वो लिख चुके हैं, अनुवाद संपादित कर चुके हैं, और मिल्लत गजट के एडिटर भी हैं। तो इनका सुनना बहुत ही बेहतरीन होता है और बहुत ही तैयारी और बहुत ही रेफरेंस के साथ ये बात रखते हैं। तो पूरा वीडियो सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि इस एपिसोड में पूरा वक्फ बोर्ड का इतिहास हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है सर जी। स्वागत जी, शुक्रिया। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है उसकी शुरुआत 1913 से हुई है, जब अंग्रेजों ने कलकत्ता से दिल्ली में उन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ पर राजधानी को ले आएंगे। तो उनको जमीन चाहिए थी, और दिल्ली के बाहर जो जमीनें जिसको आज हम नई दिल्ली कहते हैं, न्यू दिल्ली कहते हैं, ये जमीनें जो है वक्फ जमीनें थी मुसलमानों की। यहाँ पे दरगाहें थी, मस्जिदें थी, और बहुत से कब्रिस्तान थे। इसलिए कि पहले एक रवाज था कि हर जो बड़ा खानदान का अपना कब्रिस्तान अलग हुआ करता था। तो यहाँ सब पहले फैला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हमको ये जमीन चाहिए। तो उस जमाने में उन्होंने बहुत सी जमीनें जबरदस्ती कब्जा कर ली, और उनको कुछ मुआवजा वगैरह भी दे दिया, उनको किसी को नहीं भी दिया। और उसमें से 123 जो जमीनें की बात की जाती है उसमें वो भी शामिल है, जिसकी एक लिस्ट बनी थी अंग्रेजों के जमाने से, बाद में इंदिरा गांधी के जमाने से ही बनी। और ये फैसला किया गया था इंदिरा गांधी के जमाने में कि इसको हम वक्फ बोर्ड को दे देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। तो जो 1913 से पहले जो हालत थी, वो वक्फ बोर्ड कोई नहीं होता था, बल्कि मुतवल्ली बोलते हैं, केयर टेकर। यानी हर हर जो वक्फ होता था, कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है, कोई जमीन है, कोई बिल्डिंग है, तो इसका एक केयर टेकर होता था, जिसको कि वक्फ के जमाने में मुतवल्ली बोलते हैं, मैंने केयर टेकर है। तो ये लोग उसको चलाते थे उसी लिहाज से जिस तरह से वक्फ किया गया। वक्फ करने वाला कहता है कि इसके जो पैसे आएंगे वो बेवा औरतों पे खर्च होंगे, मसलन, या ये कहेगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में उन पे खर्च होगा, या ये कि मदरसे पे या स्कूल पे खर्च होगा। ऐसे ही वो बताता था जो भी आदमी वक्फ करना है। यानी कोई भी आदमी, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, कोई भी वक्फ कर सकता है इस नीयत से कि इसके पैसे फला काम के लिए। अब कोई कहेगा कि ये मुसाफिरों के लिए, बल्कि हमारी हिस्ट्री में ऐसी भी है कि अगर घर में नौकर से कोई चीज टूट फूट जाए, उसके लिए भी वक्त बना हुआ था कि वहां से जाके उसके पैसे लेकर के भरपाई कर दो। तो इस तरह से लोग अलग अलग किया करते थे। तुर्की में कितने वक्फ इस तरह के हैं जो कि जानवरों के लिए हैं।
जो परिंदे वो बाहर से आते हैं उनको खिलाने के लिए वक्फ है। तो कुछ भी कर सकता है आदमी, कोई अच्छा सा काम है, लेकिन एक बार जब वक्त कर दिया तो उसको वापस नहीं ले सकता, वो हो गया। वो समझ लिए वो गॉड की, अल्लाह की, भगवान की प्रॉपर्टी हो गई हमेशा के लिए, अब वापस नहीं ले सकता, सिर्फ उसी पर खर्च होगा। तो 1913 से पहले हिंदुस्तान में जब यहाँ पे मुस्लिम शासन था यहाँ पे, तो एक ऑफिसर होता था स्टेट में, उसका नाम था सदरुस सुदूर। उसका काम था कि इसको देखे कि जो वक्फ वगैरह जो है पूरे मुल्क में फैले हुए उनके इलाके में, वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कोई गड़बड़ा, इसलिए कि उसमें गबन भी होता है, गड़बड़ भी हो सकता है, कोई कब्जा भी कर सकता है, ये होता है, इंसान तो इंसान ही है। तो 1913 से पहले वो एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और मुतवल्ली लोग, केयरटेकर लोग उसको 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 करते थे। और जो है उनमें उन उन मदों पर, या वो जो हेड्स थे उनमें खर्च करते थे जो कि किसी ने किया था, कि भाई मदरसे पे करो, इससे कुआं खुदवाओ, कुछ भी हो सकता था। तो 1913 के बाद अंग्रेजों ने पहली बार एक वक्फ बोर्ड बनाया, जब इन्होंने ये सब कब्जा किया। और दूसरी वक्फ प्रॉपर्टीज बहुत सी थी जिनमें उनका कब्जा, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, कुछ उनकी नीयत खराब थी कि और करेंगे, तो उन्होंने ये शुरू किया। तो उसके बाद ये ऐसे चलता रहा। फिर धीरे धीरे सुन्नी वक्फ बोर्ड बन गया और शिया वक्फ बोर्ड, इसलिए कि सुन्नियों के भी वक्फ हैं, शियों के भी वक्फ हैं। तो इनमें किसी को एतराज हुआ होगा, शियों को वही कि हम हमारा अलग रखो तो ज्यादा अच्छा है। इस आजकल की बहुत सी बातें हो रही हैं, इस्माइलियों का अलग हो रहा है, बोरों का अलग हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से बात हुई होगी, तो ये वहां से शुरुआत हुई। आजादी के बाद ये हुआ कि पहले तो सेंट्रल बोर्ड यहाँ दिल्ली में होता था। आजादी के बाद ये हुआ कि हर एक सेंट्रल बोर्ड दिल्ली में बना। और उसके बाद हर स्टेट से कह दिया गया तुम भी एक वक्फ बोर्ड बना दो। तो अभी लोग जो है, सरकार भी लोगों को बेवकूफ बना रही है कि वक्फ बोर्ड जैसे मुसलमानों का इदारा है, मुसलमानों का नहीं है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ये। जैसे और बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जल बोर्ड है, कौन कौन है, वैसे एक वक्फ बोर्ड है, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के लोग उसको चलाते हैं। वहां पे जो सीईओ होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो एक आईएएस अफसर होता है, या उसी तरह का बड़ा अफसर होता है। वहाँ जो काम करने वाले होते हैं सब गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं। लेकिन जो उसकी कमेटी बनती है, उसका चेयरमैन और उसके जो मेंबर होते हैं, 7-8 मेंबर होते हैं, उसमें एक औरत, एक महिला भी होनी चाहिए। और उसमें एक दो एडवोकेट होनी चाहिए, एक दो एमएलए होनी चाहिए। तो आज तक जो था निजाम पूरे मुल्क में, कि वो मुसलमान हुआ करते थे। अच्छे बुरे तो बाद में बात होती है, लेकिन ये था कि भाई वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होते हैं ना, ये जो बोर्ड बनता है, 7-8 आदमी जो है, उसमें चेयरमैन भी वो मुसलमान होते थे। तो ये चला आ रहा था। बहुत से मसाइल थे उसके अंदर, बहुत बार बार उसमें जो है उसको जो एक्ट है उसको बदला गया। अभी 1913 में जब रहमान खान साहब थे आखिरी बार, तब बदला गया, अच्छा अच्छा किया गया। फिर भी उसमें कुछ कमजोरी थी। उसमें कमजोरी की एक मिसाल आपको दे दूं कि वक्फ बोर्ड जो है अपने जो पुराने किराएदार हैं उनसे नए मार्केट रेट पर जो है किराया नहीं ले सकता है। अब 100 साल पहले एक बिल्डिंग, जैसे एक आगरा में एक बिल्डिंग है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ले रखा है, शायद 12 रुपए का किराया है। आज मार्केट उसकी वैल्यू 3-4 लाख रुपए है, लेकिन वो 12 रुपए ही देता है वो। तो इससे उसको निकालना था, लेकिन वो नहीं निकला। तो इस तरह से उनको घाटा हो रहा बहुत बड़ा। इस तरह के तकरीबन सारी जो वक्त प्रॉपर्टीज जो किराए वराए पे दी हुई हैं, उनमें ऐसे ही हो रहा है कि उनको ये अख्तियार नहीं है, रेंट कंट्रोल वाला मामला जो है, उनको अख्तियार नहीं है कि हम मार्केट रेट पर हम जो है उसके किराए ले सकें, उसको नहीं है, अभी तक नहीं है। ये होना चाहिए था, आज जो है उसमें नहीं किया गया, वो वैसे रखा है, इसलिए कि उनका फायदा है। ज्यादातर जो लेने वाले हैं वो दूसरे लोग हैं, उनको गवर्नमेंट को उनका फायदा कराना है। तो ये बताऊं मैं कि पहली बात तो आपके दर्शक ये समझ लें कि ये एक सरकारी इदारा, अगर वहां कोई घोटाला था तो सरकार के लोगों ने किया है। जो सीईओ होता है, जो वहां के मुलाजिम होते हैं, वो लोग घपले करते हैं, पैसे लेकर के बिल्डिंग किसी और को दे दी, प्रॉपर्टी किसी और को दे दी, नाम किसी और को बदल दिया। वो आपस में लेन देन भी होती थी। अब एक आदमी ने एक प्रॉपर्टी ली हुई है, तो अब वो किसी दूसरे को देना चाहता है, उससे 2-3 करोड़ रुपए ले लिया। अब ये जो मुलाजिम है, ये भी 20-30 हजार रुपए या लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेकर के कागज बदल देते थे उसको। तो ये अगर खराबी हुई है तो ये कोई मुसलमान कोई संस्था नहीं है,
बल्कि ये गवर्नमेंट की संस्था है, जैसे जल बोर्ड है, जैसे कौन सा, वैसे ही वक्फ बोर्ड भी है। अब इन्होंने जो नई बात जो शुरू की है, इनकी नीयत खराब है। नहीं, हमें इसमें कोई जरूरत नहीं कि मैं कोई मुझे शर्म आए। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट जो जब 1914 से आई, इनकी नीयत खराब है, किसी का भला नहीं है। बस खाली कोई जो पूंजीपति है उनका भला कर रहे हैं, आरएसएस के लोगों का भला कर रहे हैं। बाकी ये कि मुसलमानों के लिए उन्होंने सिर्फ गलत ही काम किया। जो स्कॉलरशिप बंद करा दिए, मौलाना आजाद फाउंडेशन ने उसको बंद करा दिया। जो फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशन बनी हुई थी, उसका बजट इतना कम कर दिया, शायद 2% कर दिया है, कि वो कोई काम कर ही नहीं सकता। खाली अपने मुलाजिमों को भी कम कर दिए गए होंगे, उनको तनख्वाहें दें। जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की जो बजट है, मुस्तकिल हर साल उसको उसको उसमें कटौती हो रही है, और जगह तो बढ़ रही है, वहां पे कटौती हो रही है। और उस कटौती के बावजूद भी तकरीबन 60% बजट वापस जा रहा है गवर्नमेंट को खर्च किए बगैर। मतलब नीयत नहीं है, दे दिया 300 करोड़ रुपए खाने के लिए, लेकिन उसको खर्च नहीं किया, फिर वो वापस साल के आखिर में चला जाता है। तो इनकी नीयत किसी तरह। और फिर इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर अब देखिए हमला करना इन्होंने शुरू कर दिया। अभी कुछ जगहों पर इन्होंने कुछ चीजें तब्दील भी कर दी। ट्रिपल तलाक है, तो मैं उसकी तारीफ नहीं करता हूँ, खराब बात है, लेकिन ये चीज मुस्लिम समुदाय से आनी चाहिए। इसलिए कि जिस समुदाय का, जिस 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 रिलीजियस ग्रुप का मसला है, उससे बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो मंत्री ने जो जो ट्रिपल तलाक जब बदली गई, पार्लियामेंट में मंत्री ने खड़े होकर के गवर्नमेंट की तरफ से कहा कि हमने किसी मुसलमान से मशवरा नहीं किया। अरे भाई, आप मुसलमान के बारे में इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं, और आपको बड़ा फख्र है कि आपने मशवरा नहीं किया। और ऐसी आज भी हुआ है, वक्त जो जो एक्ट आया गया, उसमें किसी से मशवरा नहीं किया गया उसमें। जब बड़ा हंगामा हुआ तो उन्होंने कमेटी बनाई, और कमेटी ने कुछ लोगों की सुनी, लेकिन उसने किसी की कोई बात मानी नहीं। कोई भी जो है, इतनी सब बातों लोगों ने, कितने मिलियन लोगों ने जो है ना ईमेल भेजे, व्हाट्सएप मैसेज भेजे, क्या क्या भेजे, कितने लोग जाके मुलाकात भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की कोई बात नहीं मानी। तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त हो रही है कि जबरदस्ती एक कानून लाया जा रहा है। अब देखिए, जब ये सब शुरू हुआ, हंगामा शुरू हुआ, अब मुसलमान जो है, आपको नजर आ रहा होगा, इसलिए कि मुसलमानों का मसला है। मैं ये खाली नहीं कहना चाहता भाई, अगर के सिखों का के एंडाउमेंट पे अटैक होगा तो वो भी करेंगे। अगर अगर क्रिश्चियंस के बारे में बात शुरू हो गई है, मिशनरियों के पास बहुत जमीन है, और भाई जमीन है तो उनकी है ना, आपको उसके उसकी लालच क्यों आ रही है? तो वो भी करेंगे। तो मुसलमानों ने पूरे मुल्क में, चाहे वो ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, कहीं भी हो, केरला हो, दिल्ली हो, अभी दिल्ली में इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस तालकटोरा जो है स्टेडियम में हो रही है। तो बता दिया कि हम इसके खिलाफ हैं। अब गवर्नमेंट के पास क्या है? कोई इनके साथ ही नहीं है, कोई इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। जो पसमानदा पसमानदा की बात करते हैं, कोई भी नहीं खड़ा हुआ है इनके साथ। अब इन्होंने क्या किया कि एक छोटी सी एक कम्युनिटी मुसलमानों के अंदर है, ठीक है, लेकिन बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी, बोहरा लोग हैं, उनको ला खड़ा किया, साहब ये हमारी तारीफ कर रहे हैं। भाई, बोहरा तो जो है 1% भी नहीं है मुसलमानों में। मुसलमान जो है 200 मिलियन है, और बोहरा हिंदुस्तान में 2 लाख है। तो कहाँ से क्या हुआ? मतलब उनका परसेंटेज 1% भी नहीं आता, उनको लाइट पड़ा गया, ये तारीफ कर रहे हैं। और अजीब और गरीब बात इसमें ये है कि वही बोरा जो कि मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, वही बोरा कह रहे हैं कि हमको इस कानून से बाहर रखो। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमको इस कानून से बाहर रखो, और फिर आकर के लोगों के सामने कहते हैं कि हम इसकी तारीफ करते हैं। कितनी उल्टी बात है ना ये। मतलब ये बात तो बचने वाली है नहीं भाई। या तो आप इस कानून को कबूल कीजिए और उसके तहत अपने उस पर चलाइए, लेकिन वो कहते नहीं नहीं, हमारे जो लीडर जो है, जो सुप्रीम लीडर जिसको के सैयदना बोलते हैं या दाई मतलब बोलते हैं, वो बस हमारा फैसला करेंगे, और कोई बोर्ड वोट हमारा फैसला नहीं करता। तो ये अजीब और गरीब बातें चल रही है, जबरदस्ती ये मुमकिन अभी करा लेंगे। और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ इशारे आ रहे हैं, हमको नहीं मालूम क्या होने वाला है, लेकिन जो इशारे आ रहे हैं वहां पर भी ये सवाल खड़ा किया गया है कि भाई, जब वक्त प्रॉपर्टी है तो कलेक्टर साहब को ये कैसे हक हो जाएगा तो फैसला कर दे कि ये वक्त है कि नहीं है। वही ये चीज तो कोर्ट में है। जो आजकल तो ऐसे ही हुआ था ना कि सत्यनारायण की बात से, बल्कि पहले से भी वक्त ट्राइब्यूनल होता था। वक्त ट्राइब्यूनल के मुसलमानों का नहीं है, उसके अंदर एक प्रॉपर एक जज जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है, उसके अंदर गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा होता है, और फिर उसके अंदर एक इस्लामिक स्कॉलर होता है। मैं भी था इसमें, दिल्ली जो 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 वक्त ट्राइब्यूनल का मेंबर था।
हालांकि उसके बाद जब मुझे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बता रहा हूँ कि उसके होता कैसे कि एक जज एक प्रॉपर होता है, और एक गवर्नमेंट का जैसे आईएएस अफसर होता है, एक इस्लामिक स्कॉलर होता है, जो ये तीनों बैठ के फैसला करते हैं। आपने उसको खत्म करके आपने कह दिया कि आप कलेक्टर साहब, कोई भी डिस्प्यूट पैदा होगा तो वो विवाद जो है कलेक्टर के पास चला जाएगा, उनका फैसला आखिरी। कलेक्टर साहब तो वही फैसला करेंगे जो कि गवर्नमेंट कहेगी ना, वो तो गवर्नमेंट का मुलाजिम है। अगर गवर्नमेंट से उनकी कोई पंगा वगैरह लड़ाई हो गई तो गवर्नमेंट उनको भेज देगी, अंडमान भेज देगी, हमारे कहाँ भेज देगी, या उनको डिसमिस भी कर सकती है उनको। तो ये अजीब और गरीब बात है उसके अंदर में। और फिर उसके अंदर एक बहुत ही अजीब और गरीब बात इन्होंने इश्यू की कि साहब जो है जो जो वक्फ बाय यूजर बोलते हैं उसको, मतलब जी इस्तेमाल कोई बिल्डिंग जो है 500 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले बनी है, तो अब उसके वक्त कहाँ कागज होते थे भाई? ये जो रजिस्ट्री उस्ट्री तो अभी शुरू हुई है ना भाई, 50 साल, जी 60 जी साल, जी 70 साल से रजिस्ट्री उस्ट्री शुरू हुई, उससे पहले कोई रजिस्ट्री थी नहीं। अब आप उनसे करें कागज। अब ये कल से परसों से मैं सुन रहा हूँ कि जिसके पास कागज नहीं होंगे वो जमीन सरकार ले लेगी, तो ये बहुत ही गलत बात है ना। ये कोई मस्जिद चली आ रही है 800 साल से, और आप कहेंगे साहब कागज दो, कागज कहाँ उसके पास है? बल्कि बाई यूजर, इसीलिए उसका नाम था वक्फ बाई यूजर। यूजर यूज हो रही है उसमें, मदरसे में यूज हो रही है, या ये मुसाफिर खाने में यूज हो रही है, या ये कि स्कूल में यूज हो रही है, कोई भी चीज में यूज हो रही है, तो बाई यूज जो सैकड़ों साल से चली आ रही है, उसमें कागज की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो इंदराज होता है गवर्नमेंट के पेपर वेपर्स में, जो उनके नक्शे उक्शे बने हुए हैं उसमें इंदराज होता है कि ये जरूरी है। वो काफी मानी जाती थी, लेकिन अब इन्होंने ये शुरू किया कि नहीं, आपको पेपर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो सरकार ले लीजिएगी। उसके अलावा उन्होंने अजीब गरीब बात ये की कि साहब जो वक्फ जो बोर्ड होते हैं वो सरकारी है, ये बात बहुत जरूरी है समझें हम। वो सरकारी बोर्ड होते हैं, बस ये कि उसके मेंबर मुसलमान होते थे, अच्छे बुरे तो और बात की बात है। अब वो भी खत्म हो जाएगा। उसके अंदर इन्होंने ये डाल दिया है कि उसमें नॉन मुस्लिम भी उसके मेंबर हो सकते हैं। ये जी सवाल तो ये पैदा होता है कि भाई क्या सिखों का इंडोमेंट के जो बोर्ड है उसमें क्या मुसलमान हो सकता है, या क्रिश्चियन हो सकता है, या कोई बुद्धिस्ट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? ऐसे ही जो दूसरे मजाहिब के हैं, खुद जो जो, जो हिंदू मजहब के बहुत इंडोमेंट है, सबसे ज्यादा इंडोमेंट शायद उन्हीं के पास है। क्या उसके अंदर कोई मुसलमान या कोई क्रिश्चियन या कोई सिख या कोई बौद्ध या कोई जैन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ क्यों हो सकता है? ये भी इन्होंने, ताकि इनके अपने लोग, जैसे आजकल हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जो जिनको सो कॉल्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे जामिया मिल्लिया है, उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके अंदर भी इन्होंने अपने आरएसएस के लोग भर दिए। वो सब वहाँ पे अलीगढ़ के अंदर भी आरएसएस के लोग डाल दिए। और इसी तरह की दूसरी जो है, जो हैदराबाद में जो मौलाना आजाद जो उर्दू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी ऐसे लोग डाल दिए। तो ये रास्ता खोल रहे हैं कि अपने लोगों को वहां लाके बिठा देंगे, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। अगर ये माहौल बिल्कुल ठीक होता, अगर सब कुछ जो है ठीक होता, अगर गवर्नमेंट वाकई ख्याल कर रही होती अपने लोगों का, तो कोई नुकसान नहीं था उसमें। जो है नॉन नॉन मुस्लिम लोग भी आगे बैठते, कोई बात नहीं, पहले कितने अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसे लोग हमको नजर नहीं आते हैं ऐसे। तो होगा यही कि जो गवर्नमेंट के बुक्स में बड़े अच्छे लोग होंगे, उनकी बातें खूब सुनते होंगे, उनको लाके वो बिठा देंगे। तो ये गलत चीजें कुछ ऐसी उसके अंदर उन्होंने डाल दी है, जिसके खिलाफ मुजाहरा हो रहा है। और इसके अंदर मुसलमानों की कोई भी तायद मोदी जी या उनके हुकूमत को या उनके जो कानून को नहीं है। अब वो जबरदस्ती मालिक कहाँ से बोहरा को ले आए हैं। अब बोहरा को जब वो कहते हैं कि हमको इस कानून से बाहर रखो, तो उनको बोलने की क्या हक है उनके अंदर? तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। चल रहा जी है जी कि जी प्रोटेस्ट भी चल रहा है, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहा है, लाखों लाखों लोग हर जगह निकल रहे हैं उसमें। अ, जैसा कि इस वक्त चल रहा है, शायद सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले हम देख चुके हैं बाबरी मस्जिद में बड़ा खराब फैसला आया था, मुमकिन है इसी तरह से वो भी आ जाए। हमको मालूम नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझ आई है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर दूसरे जो बोर्ड होते हैं इंडाउमेंट के, उसके अंदर नॉन हिंदू या नॉन बुद्धिस्ट या नॉन क्रिश्चियन नहीं आ सकता, तो खैर मुसलमानों में क्यों आएगा? उन्होंने कहा। ऐसे उन्होंने कहा भी कलेक्टर को इतना अख्तियार क्यों देते हो, क्यों ये नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने कुछ ऐसे सवाल किए हैं, और अगली जो सुनवाई है जो कभी 5 मई को होने वाली है, तब तक उन्होंने कहा है कोई और तब्दीली मत करो। तो जी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी बात सुन रही है, और इतनी जल्दी उन्होंने सुनवाई की, ये भी एक अच्छी बात है।
ورنہ اس طرح کے کیس جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے کیس ہیں پی اے کے خلاف جیسے کیس ہے یا یہ کہ کشمیر کے بہت سے کیسز ہیں وہ ایسے پڑے رہتے ہیں برسوں 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 جی 8 جی سال جی 10 سال گزر جاتے ہیں جب تک وہ معاملہ بیکار ہو جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو زمین پہ ہر چیز بدل چکی ہوتی ہے چلیے شکریہ سر بہت شاندار بات چیت کے لیے اور بہت ساری انفارمیشن مجھے بھی آج نیا پتا لگا کہ کون کون کس طرح سے ہیرا پھیری کون کر رہا ہے سرکاری ملازم بھی ہوتے ہیں اس میں اور 5 تاریخ کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہے اور پھر ہم مظفر صاحب سے پھر اس ایشو پر اور کوشش کریں کہ اب ویکلی ایک ایپیسوڈ ان کے ساتھ اکیڈمک ایشوز پر ان کی کتابوں پر اور تمام اس طرح کے جو ریلیونٹ ایشوز ہوتے ہیں اس پہ چرچا ویکلی ایک ایپیسوڈ ضرور کی جائے شکریہ دیکھتے رہیے امبیڈکر نام شکریہ سر تھینک یو